नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, अभी का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब से बीपीएससी के द्वारा मेंस में प्रश्न पूछने का फॉर्मेट चेंज किया गया है, तब से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पेशानियों पे चिंता की लकीरें खींच गई हैं और ये लाजमी भी है। जब नए चेंजेस होते हैं, नई चीजें आती हैं, तो उसको समझने में जब तक आप पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते हो तो कई तरीके की उसको लेकर शंकाएं होती हैं, दुविधाएं होती हैं और मना मस्तिष्क में कई तरीके के प्रश्न उभर के सामने आते हैं। तो ये सारे जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हो, कमेंट कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो मुझे या कॉल के थ्रू पूछ रहे हो, सबका उत्तर मैं देने वाला हूं थ्रू एग्जांपल। ये आज हमारा वीकली टेस्ट हुआ है, इसमें मैंने जो प्रश्न लिखा है, प्रश्न दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न के जब यदि आप मूल डिमांड को समझ गए ना पहली मर्तबा, तो समझ जाइए कि अब आपके लिए प्रश्न लिखना जो है मतलब चुटकी का खेल हो गया है। आराम से आप उसके मूल डिमांड को समझ के उसके अनुसार जो मांग रहा है प्रश्न, उसको फुलफिल कर दो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मात्राओं वगैरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। और हां, जो लोग टेस्ट लिख के सबमिट किए हैं, जिनकी कॉपियां चेक की गई है, हालांकि कॉपियों में मैंने मार्किंग कर दी है, उसको ध्यान में रखना और अगली बार सुधार करने की कोशिश करना। फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सा प्रश्न क्या डिमांड कर रहा था, आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर लूं, प्रचार कर लूं, क्योंकि यही हमारा एक माध्यम है। देखिए, ये हमारा अचीवर बैच है फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। मात्र 2499 रुपए में वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर विद करंट एंड बिहार इनपुट्स। ठीक है, साथ में एसए के 100+ टॉपिक इसमें कवर कराए जाएंगे। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड है, हिंदी मीडियम के लिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखना, इसमें जो क्लासेज हैं थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स, हर एक टॉपिक पे पहले आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये सारी चीजें हम अपने पेड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग अवेलेबल करवाते हैं। मात्र 2499 रुपए में फुल फ्लेज प्रिपरेशन है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805 98 10 63 8805। ये दो हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी लेके, हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बहुत हो गया प्रचार, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन के मूल डिमांड को समझना जो है समय की अनिवार्यता है। अभी समय जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखने का है, चाहे बड़ा आंसर हो या छोटकू है। छोटकू में तो ऑब्वियस आप एक डायग्राम के, एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही उसके मूल डिमांड को प्रस्तुत कर देते हो, तो आपको 7 नंबर में से 5 नंबर 4 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न उठ रहा है, क्या शॉर्ट आंसर में भूमिका और निष्कर्ष जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए कि मान लीजिए ये 7 नंबर का है या कोई प्रश्न 8 नंबर का है। मान लीजिए ये प्रश्न 7 नंबर का है, इसको आपको लिखना कि कितना होगा, 70 से 80 शब्दों में मात्र। ज्यादा से ज्यादा आप मतलब 85 जा सकते हो और ज्यादा खींचोगे तो 90 जा सकते हो, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए। जो वर्ड लिमिट होती है उससे अंदर ही आपको लिखना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। और क्योंकि समय भी बहुत कम है, अब बहुत सारे प्रश्न लिखने हैं, आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, तो कम शब्दों में अधिक से अधिक कंटेंट डालने की कोशिश करो। तो मान लीजिए ये पहला प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के विभाजन के कारणों को बताएं। तो आपको पता है कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, सूरत स्प्लिट क्यों हुआ 1907 में। तो यहां पे सूरत स्प्लिट के विभाजन के कारण निम्न है। अब उसके नीचे सारे कारण दे दो कि कैसे नेशनल एजुकेशन को लेके दोनों में, अतिवादियों में और जो उदारवादी थे उनमें मतलब आपस में राय बात नहीं था, कहीं ना कहीं विरोध चल रहा था एक दूसरे के मत में। इसके साथ साथ जो स्वदेशी आंदोलन था उसको पैन लेवल इंडिया पे ले जाने को लेके विरोध चल रहा था। इसके साथ साथ ये असहयोग आंदोलन, अर्थात वो लोग संवैधानिक तरीके से उदारवादी लोग स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में अध्यक्षता कौन करेगा, इसको लेके ये भी एक कारण था दोनों के बीच मतभेद होने का। इसके साथ साथ जगह कौन सा डिसाइड होगा, नागपुर होगा या सूरत होगा, ये सारे कारणों की वजह से दोनों में मतभेद बढ़ गया और इसकी परिणति 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। ठीक है, तो इतना बस लिखोगे ना तो
ये आपके 70 से 80 शब्द यूं ही हो जाएंगे। तो अब इसमें आप क्या भूमिका लिखोगे और क्या निष्कर्ष लिखोगे? ऐसे प्रश्न में निष्कर्ष लिखना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। भूमिका एक लाइन बांध सकते हो, लेकिन निष्कर्ष इसमें क्या लिखोगे? सीधे सीधे कारण पूछ रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग क्या किए, पैराग्राफ वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा पैराग्राफ में मत लिखो, मत लिखो, आपको नंबर कम मिलेंगे और सारी चीजें जो डालनी चाहिए ना, सारे कारण आप नहीं डाल पाओगे। आपके आराम से 80 से 90 शब्द पता चलेगी, 100 शब्द तक आप पहुंच गए। वैसे भी अब तो स्पेस कम मिल रहा है आपको, कॉपी में ही सारी चीजें हैं, लिखनी है दिए गए स्पेस में ही। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। कोई जरूरी नहीं है कि आप भूमिका और निष्कर्ष लिखे हो, सीधे सीधे जैसे 10वीं कक्षा में उत्तर लिखते थे ना, वैसे ही लिख दो, ठीक है। जो पूछ रहा है उसी के अनुसार उसको एक्सप्लेन कर देना है। अब सांप्रदायिकता का क्या है इसमें? अब इसमें देखिए, सांप्रदायिकता को आप परिभाषित कर सकते हो, तो परिभाषा ही सांप्रदायिकता की भूमिका हो गई एक तरीके से। उसके साथ इसके 3 चरण कैसे होते हैं, भारत और विश्व में क्या इसकी स्थिति है, इसका निष्कर्ष के रूप में आगे लिख के निकल सकते हो। तो प्रश्न के मूल डिमांड को समझो, प्रश्न के अनुसार आपको भूमिका लिखनी है या निष्कर्ष लिखनी है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। प्रश्न क्या है, किस टॉपिक पे है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि प्रश्न के मूल डिमांड को आपने समझ लिया तो आपका आधा काम जो है उसी समय पूरा हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत मासूम हो आप लोग, समझ रहे हो ना। मार्केट के द्वारा आप लोगों के मतलब मन मस्तिष्क में पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। मुझे बहुत दया आती है, मन करता है सबको समेट के जो भी चीजें हैं, जो भी मेरा संघर्ष है, सब मैं बांट दूं। और यही हमारा प्रयास है कि आपका अपलिफ्टमेंट हो, आपका मेंटल स्टेटस ऊपर जाए। बीपीएससी आपने आपको स्केल अप कर लिया है। और एक बात ध्यान में रखना, आज एक बहन ने मेरे पास कॉल किया था, उनको मतलब दिल्ली में रहती है, क्या पता नहीं, मधेपुरा से थी, उनकी बहन दिल्ली में रहती है, क्या था ये मुझे नहीं पता। तो वो लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी अच्छा नहीं काम करता है, प्री के बाद 2-3 महीने तक, कम से कम 3-4 महीना समय देना चाहिए, या बीपीएससी जो है अचानक से ऐसे कैसे चेंज कर सकता है, मतलब इतना जल्दी जल्दी एग्जाम कैसे ले सकता है, ऐसी बातें कर रही हैं, तो जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात ध्यान में रखना, अपनी पर्सनालिटी को, अपने मन मस्तिष्क को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको ना कोई डेविएट नहीं कर सके। और एक बात ध्यान में रखो, जब आप युद्ध के मैदान में उतर गए ना, रणभेरी बज गई, तो आप अपने दुश्मन से ये आशा नहीं कर सकते हो कि भैया थोड़ा है ना, तनी कम मरिए, धीरे मरिए, तनी हिस्सा कमजोर बा। बिल्कुल नहीं। जहां आपका वीक पॉइंट है ना, आपका दुश्मन प्रहार करके वहीं पे आपको मटियामेट करने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो इस बात को ध्यान में रखना। कभी भी कोई आपको बरगला रहा है कि चलो बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन करें या ये करें, बिल्कुल नहीं। देखिए, गलत चीजें होती हैं तो आंदोलन जीवित समाज का और जीवित मानसिकता का मतलब एक जीता जागता उदाहरण है। रिवॉल्यूशन होना चाहिए सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और कोई आंदोलन जो है यूं ही नहीं हो जाना चाहिए कि हर एक बात पे आंदोलन ही करें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आप बीपीएससी को गाली नहीं दे सकते हो इस चीज के लिए कि बीपीएससी अपने आप को कठिन बना रहा है। तो भैया अपने आप को ही स्केल अप करो ना उस लिहाज से। जब आपका दुश्मन, आपको युद्ध लड़ना ही है, आपने डिसाइड किया कि आपको युद्ध लड़ना है, तो आप अपने दुश्मन के लेवल से ऊपर उठो, तभी तो जाके उसको हरा पाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखो। मैं ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। तो आप ना अपने दोष, अपने अंदर की कमियों के लिए बीपीएससी पे दोषारोपण मत करो, ठीक है। यदि बीपीएससी कुछ गलत करता है उसके लिए तो बिल्कुल दोषारोपण होना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आपको कोई बरगला रहा है तो बरगलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिबेट होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की विशेषताएं। अच्छा, इसमें एक व्यक्ति ने मतलब एक स्टूडेंट ने काफी बढ़िया लिखा था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की विशेषताएं यहाँ पे बीच में डाल दिया था और ऐसे डायग्राम बना के विशेषताएं लिख दी थी। वो 60-70 शब्दों में ही था, लेकिन मैंने उसमें मतलब बहुत ही कम मार्क्स काटे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल एरर कम था। ये जो मूल डिमांड था क्वेश्चन का, उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया, तो आराम से इसमें कोई काटने उठने की कोई वजह ही नहीं उठती है, क्योंकि इसका विश्लेषण करना है या इस पे आपको इसका अवलोकन करना है, ये सारी चीजें नहीं दी रही है। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जो मूल डिमांड है उसको करो, उसको फुलफिल करो, उसको लिखते जाओ। इसके साथ साथ अभी आएंगे, मैं बड़े प्रश्न पर भी आऊंगा कि कैसे आपको बड़े प्रश्न को समझना है। देखिए, भारत की नई अंतरिक्ष नीति 2023 की विशेषताएं। तो ऑब्वियस भारत की नई अंतरिक्ष नीति हाल ही में जो है इसको
पास किया गया है, तो इसकी विशेषताओं को लिख देना है और अंततोगत्वा इसमें भूमिका नहीं लिखोगे, लेकिन यहां पे निष्कर्ष जरूर लिखना है कि ये भविष्यवादी नीति है। यदि इस पे अमल किया गया और ये अपने कार्यों में, अपने उद्देश्यों में सफल होती है तो 21वीं शताब्दी का जो अंतरिक्ष उद्योग है इसमें भारत का भी एक बड़ा नाम होगा और भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जिसमें निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता है, कुछ प्रश्न जिसमें निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रश्न जिसमें भूमिका लिख सकते हो, निष्कर्ष नहीं लिख सकते हो। तो ये प्रश्न के ऊपर और टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगला जो बड़ा प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इससे लेके आपको आर्ट एंड कल्चर का जो इंट्रोडक्टरी क्लास अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था, ये प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कला हूं, किसी भी देश अथवा काल की संस्कृति की वाहिका। बिहार के ऐतिहासिक अंचल में मेरे कितने ही पहलू रत्न जड़ित हैं, जिनमें से एक मौर्य काल की मेरी उपलब्धि है। उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करते हुए मौर्य काल की स्तूप कला का वर्णन करें। कितना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पढ़ के ही मजा आ गया, दिल गदगद हो गया। अब इसको तोड़ना कैसे है, बड़े प्रश्न को तोड़ना सीखिए। ठीक है, बड़े प्रश्न से आप कहते हो ना लेंदी है, तो लेंदी कुछ नहीं है, उसको तोड़ना सीखिए, उसको ऑपरेशनल बनिए, एक डॉक्टर बनिए, वैज्ञानिक बनिए, उसको तोड़िए। इसको तोड़ना कैसे है, मैं कला हूं, किसी भी देश अथवा काल की संस्कृति की वाहिका। पहला तो यही आपका एक प्रश्न हो गया, एक पॉइंट हो गया जिसपे आपको लिखना है एक लाइन पे, इसको एक्सप्लेन करना है। ये लिख रहा है ना, उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करते हुए, तो जो ये पूरा वाक्य है इसको स्पष्ट करना है। तो एक इस वाक्य को स्पष्ट करना है, मैं कला हूं, किसी भी देश अथवा काल की संस्कृति की वाहिका। तो कैसे कला क्या होती है, कला पे किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया था ना, उसी को लिखना है। इसके पहले लाइन का उत्तर ये हुआ, बिहार के ऐतिहासिक अंचल में मेरे कितने ही पहलू रत्न जड़ित हैं, जिनमें से एक मौर्य काल की मेरी उपलब्धि है। तो अब इसको एक्सप्लेन कर दिया आपने 150 शब्दों में या 100 शब्दों में या 70-80 शब्दों में। दूसरा जो है इसमें भी 70-80 शब्द डाल दो, मान लो 350-400 शब्दों में आपको लिखना है। तो वैसे भी अब कम स्पेस है, तो स्पेस के अनुसार ही आपको लिखना है। तो कम शब्दों में सारा चीज डालने की, अधिक से अधिक कंटेंट डालने की कोशिश करो। तो मान लीजिए बिहार के ऐतिहासिक अंचल में मेरे कितने ही पहलू रत्न जड़ित हैं, तो कला के क्षेत्र में बिहार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उसे एक एक लाइन सारी उपलब्धियों को, चाहे वो मॉडर्न पीरियड की हो, गुप्ता पीरियड के हो, या पाल कला हो, या आपका मधुबनी पेंटिंग हो, या पटना कलम चित्रकारी हो, सबको आपको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए अंततोगत्वा हम आ जाएंगे मौर्य काल की उपलब्धि के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और साथ में मॉडर्न काल की स्तूप कला का वर्णन करेंगे। वहीं स्तूप वगैरह बना दें, उसको डिस्क्राइब कर दें, उसका वो बता दें विशेषता कि क्या क्या स्तूप कला में क्या क्या कैसे कैसे चीजें बनती थी। तो यही तो है, चीजों को जब आप तोड़ोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जब आप एक बल्क में आपको खड़ा कर दिया जाए कि आपको 20 फुट ऊंचा दीवार तोड़ना है, तो आप कैसे ऐसे सर पटके, अरे भैया 20 फुट कैसे टूटी, तब कैसे टूटी, जब आपने ये सोच लिया तो ये दीवार आपके मन मस्तिष्क के ऊपर हावी हो गया। आपको लगेगा लेंदी दीवार है, लेकिन वही व्यक्ति अच्छा एकरा का तोड़े के बाद तो एक छेनी ले लिया, एक हथौड़ी ले लिया, चढ़ गया दीवार के टॉप पे और एक एक ईंटा घसकाने लगा। तो एक एक ईंटा घसकाते घसकाते उस समय आएगा कि वो दीवार पूरी धराशायी हो जाएगी। तो प्रश्न के मामले में यही दार्शनिक चीजें हैं, यही वैज्ञानिक चीजें हैं, जिसको आप फॉलो करके किसी भी बड़े प्रश्न को तोड़ के आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे लेक्चर में, दूसरे हिस्से में, कि आपको आंसर राइटिंग के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रश्न के मूल डिमांड को समझते ही नहीं है। जैसे मैंने यहां पे ये कहा था कि सांप्रदायिकता क्या है, तो एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया था ना, ऑब्वियस उन्होंने पहला, आपको डेडिकेट कर रहा हूं, आपने ये लिखा सांप्रदायिकता के बारे में, या अन्य लोग जो सुन रहे हैं वो भी ध्यान से देखें। सांप्रदायिकता के बारे में आपको नहीं जानकारी थी, आपको परिभाषा नहीं पता था, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है नहीं पता था, तो आपको इस प्रश्न को नहीं छूना चाहिए था। ठीक है, यदि आपको आता है तो कम से कम, कुछ ज्यादा नहीं आता है तो कम से कम जो आप परिभाषा लिख रहे हो ना, किसी शब्द को डिफाइन कर रहे हो, किसी टॉपिक को डिफाइन कर रहे हो, तो एग्जैक्ट
डिफाइन करो। दोस्त यदि नहीं आता है तो गलत लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बहुत अनुभव होता है, बुजुर्ग होता है। हम तो अभी नौजवान हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग बुजुर्ग हो, मतलब 30 साल 40 साल पढ़ा के उनको अनुभव है, तो मतलब उनको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो आपका नंबर काट देगा, उसका आपके पर्सनालिटी का गलत इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर। तो इस चीज को ध्यान में रखना। यदि आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है, भले कम आ रहा है जरूर लिखो, लेकिन ज्यादा लिखने के चक्कर में अमाट बमाट चीजें मत लिखो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसीलिए मैंने भी आपका जो है इसका सांप्रदायिकता वाला क्वेश्चन जो है काट के 0 नंबर दे दिया। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, गलत चीजें नहीं लिखनी है। पहले प्रश्न के मूल मांग को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले ही बताया। अब देखिए, इसके साथ साथ एक एफिलिएटेड मैंने सबसेक्शन इसका जोड़ा है, फाइंड फॉर्म का जमाना है। तो अब जो है ना, अमूमन कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं, मतलब एक्सेप्शनल कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप मतलब पैराग्राफ में लिख सकते हो, एक्सेप्ट ऐसे का तो पूरा वैसे ही लिखना है। लेकिन अमूमन जो सारे प्रश्न हैं उनको पॉइंट वाइज ही लिखोगे। अब आपको केवल कॉपी में ही प्रश्न छपा है और कॉपी में ही दिए गए स्पेस में आपको लिखना है। आप ज्यादा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा वैगेंजा नहीं कर सकते हो, कोई भी शब्द कुछ भी मन में आए नहीं डाल सकते हो। क्रिस्प चीजें लिखो, कम शब्द लिखो, और कम शब्द में अधिक से अधिक कंटेंट डालने की कोशिश करो, मतलब उसे इंक्लूसिव अधिक बनाओ। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना ज्ञान है कोशिश करो कि कम शब्दों में ही पॉइंट फॉर्म में आप उसमें डाल दो, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब पहले के जमाना ये था ना कि पैराग्राफ में राइटिंग करनी होती थी तो आपकी कुछ गलतियां छिप जाती थी। होता था कि जो एग्जामिनर होते हैं वो 1-2 पैराग्राफ स्किप कर देते हैं कि चलो इसकी भूमिका पढ़ लिया, चलो इसी भूमिका को ना एक्सप्लेन वगैरह किया होगा, इसकी विशेषता, इसका मतलब इसका जो बॉडी होता है उसमें यही सारी चीजें एक्सप्लेन करी होंगी। लेकिन अब पॉइंट फॉर्म में है तो पॉइंट फॉर्म में आपकी गलतियां दिख जाती हैं, ठीक है। और एक और चीज कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे, यहां पे एक और प्रश्न है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर किसी दूसरे कलर से ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर सकते। बिल्कुल मत करो यार भाई, एक पेन भी उठाने में आपको समय जाएगा, ब्लू उठाओगे फिर ब्लैक उठाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक ही पेन से लिखो, साफ साफ लिखो, सुथरा सुथरा लिखो, ठीक है, साफ सुथरा लिखो। इस चीज को ध्यान में रखना। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मैं वो एक देखता हूं कमी हमारे मतलब बिहार के मैक्सिमम स्टूडेंट्स में होता है, मेरे अंदर भी था। तो ये होता क्या है कि हम गलत उच्चारण करते हैं शुरू से, स्कूल वगैरह में भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो हमें श स में ही अंतर नहीं समझ में आता है, तो कई जगह ये लिखते वक्त भी हमें झलक जाता है। बड़ा ऊ की मात्रा में और ऊ की मात्रा में, छोटा ऊ की मात्रा में हमें बड़ी और छोटी की मात्रा में हम एक ही बोलते हैं सबको, तो लिखने में भी ऐसे ही आ जाता है। तो ये क्या होते हैं कि मात्रात्मक गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब लिखे थे, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन, सूरत स्प्लिट के बारे में पूछा था ना, तो अधिवेशन हुई थी। अधिवेशन क्या, अधिवेशन हुआ था या अधिवेशन हुई थी? अधिवेशन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ये शब्द ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, इससे गलत इंप्रेशन जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखो। यदि आप, अब इसका उपाय क्या है? आप कह रहे हो कि सर नहीं होना चाहिए, उपाय भी तो बता दो। तो बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, आप मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ ले लो, डेली एडिटोरियल पढ़ते हो ना, उस पैराग्राफ को जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करो, बोल के पढ़ने की कोशिश करो, और शुद्ध उच्चारण के साथ, ठीक है, शुद्ध उच्चारण के साथ। एक फॉर्मूला होता है ना, अकुआ विसर्ग कंठ उपमोस्ट, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। भारती भवन के जो ग्रामर का बुक होता है हिंदी वाला, उसमें दिया रहता है कि किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। उपमोस्ट, जैसे उ पवर्ग का उच्चारण किसे करते हैं? होस्ट से करते हैं। अकुह विसर्ग कंठ, वर्ग, इस सब का उच्चारण किससे करते हैं? कंठ से करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला सीखोगे और उसका उपयोग करोगे, डेली बोल बोल के पढ़ोगे, तो 1 महीना के प्रैक्टिस में आपकी काफी ग्रामेटिकल एरर जो है सही हो जाएंगे। और जो शब्द एक बार गलत हो जाए उसे कोशिश करो कि अगली बार वो गलत ना हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ बड़े प्रश्नों में भूमिका और निष्कर्ष आपके पूरे उत्तर और व्यक्तित्व का आईना है। इस चीज को ध्यान में रखना। भूमिका बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव होनी चाहिए, आपकी क्रिस्प और इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब जो आप थ्रू आउट आंसर राइटिंग आप बताना चाहते हो वो आपकी भूमिका पढ़ के ही मतलब दिख जाना चाहिए सामने वाले एग्जामिनर को, ठीक है। तो भूमिका काफी क्रिस्प एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए। साथ में
आपका जो निष्कर्ष है ना वो आशावादी और भविष्योन्मुखी होना चाहिए, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आशावादी मतलब निराशा शब्दों के साथ, निगेटिव शब्द के साथ आपको अपनी मतलब आंसर राइटिंग को समाप्त नहीं करना चाहिए, निष्कर्ष नहीं करना चाहिए। आशावादी शब्दों का यूज करो कि हाँ अगर इस राह पे हम चलते हैं और जो उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष नीति की 2023 की, इसको यदि हम मतलब इसके सही राह पे इसके द्वारा टारगेट किए गए लक्ष्यों को दिन प्रतिदिन प्राप्त करते जाते हैं तो आने वाला समय जो है हमारा होगा और भविष्य में हम एक नई स्पेस ताकत बनकर उभरेंगे। इसको दूसरे वे में, नेगेटिव वे में कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव वे में लिखना होगा हाँ ठीक है कि सरकार के द्वारा ये टारगेट करा गया है, लेकिन हमारे देश में अभी ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, इन कमियों को ही दूर करना बहुत ही आवश्यकता है। यदि इन कमियों को दूर नहीं किए तो ये जो है उद्देश्य धरे के धरे रह जाएंगे और हम पिछड़ रहे हैं, अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ जाएंगे। तो ये नेगेटिव आपका एक तरीके से निष्कर्ष हो गया और एक पॉजिटिव निष्कर्ष बताया। तो हमेशा पॉजिटिव वे में भविष्योन्मुखी जो है हो के निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए, ताकि उससे आपका व्यक्तित्व भी झलकता है ना। आप जो लिखते हो कि यह व्यक्ति जो है आशावादी है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर को लेके आशावादी है, तो इस चीज को समझना। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप ध्यान में देखिए। राजनीतिक झुकाव से बचे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या पढ़ते हो? दैनिक जागरण पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो ना, दैनिक जागरण आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हाईली पॉलिटिकल इसके वो होते हैं, एटीट्यूड होते हैं इस न्यूज़पेपर के, तो बहुत ही सावधानी से उसका एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, तो जो पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन होता है, दैट मीन्स पॉलिटिकल झुकाव होता है, राजनीतिक झुकाव होता है, कोई भी व्यक्ति लिख रहा है तो उस राजनीतिक झुकाव से बचो। कोई भी प्रशासक तटस्थ होता है। आज मान लीजिए कि आज नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है तो नीतीश कुमार के साथ उतना ही मन लग्न के साथ, समर्पण के साथ बिहार की सेवा करेगा। कल बीजेपी की गवर्नमेंट आती है या कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो बीजेपी या कांग्रेस के गवर्नमेंट के साथ भी उतना ही समर्पण के साथ और उतना ही लगाव के साथ कार्य करेगा। तो एक प्रशासक हमेशा तटस्थ होना चाहिए, इम्पर्सनल होता है, अवैक्तिक होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति की तरफ, किसी खास विचारधारा की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, इसके तहत मैं आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहा हूं, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो सरकार की निंदा करने से बचो। कुछ भी लिख रहे हो ना किसी भी योजना को या बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो सरकार की निंदा करने से बचना चाहिए। अभी हम पढ़ाते वक्त आपको समझाने के लिए, क्रिस्टल एंड क्लियर करने के लिए या आप समझने के लिए उस एंगल के तहत समझ लेते हो, बट कोशिश करो कि सरकार के लिए कोई निगेटिव वर्ड ना यूज करो, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके साथ साथ देखिए न्यूज पेपर पर मेन फोकस आपका होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है न्यूज़पेपर। अब तो मतलब ये कई सारे रोगों का एक उपचार हो गया है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपका शब्द निर्माण होगा, आप एक ही टॉपिक पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के विचारधारा को जानोगे, जिससे आपके सोच में, आपके आंसर राइटिंग में बहुआयामी अप्रोच आएगा और आपकी जानकारी बढ़ेगी। ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकोगे और अंततोगत्वा आप अपना ओवरऑल ग्रोथ कर सकोगे। तो मुझे आशा है कि आंसर राइटिंग को लेके आपके मन मस्तिष्क में जो भी प्रश्न थे मैंने उनका सबका जो है आंसर दे दिया। अगर इसमें भी बावजूद मेरे मतलब इतना कहने के कुछ ऐसे प्रश्न बच गए हैं तो आप नीचे कमेंट करना जरूर। अगले वीक में, अगले संडे को जब अगला टेस्ट होगा तो उस टेस्ट का जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, तो उसमें उस प्रश्न को मैं डाल के और उसका आंसर भी बता दूंगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद।